देश के सामने एक तो इंडी गठबंधन के नेताओं का मॉडल है जिसमें कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए देश पीछे छूटता दिखता है कई बार। कमिटमेंट के प्रति समर्पण जीरो है और मोदी विरोध के नाम पर किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ टीम मोदी है जिसमें नरेंद्र मोदी का देश के लिए समर्पण तो है ही, लेकिन टीम मोदी के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनमें जो कह दिया वो करके दिखाना ही है वाला जज्बा दिखता है। और ये बात आज आपको देश के 3 बड़ी खबरों से समझ में आएगी जो 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हुई है। एक है ममता बनर्जी, दूसरे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और तीसरे मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। आज दिन भर देश के इन 3 मुख्यमंत्रियों की बड़ी चर्चा रही। ममता बनर्जी की चर्चा इसलिए क्योंकि वो रेप के मामले में नया कानून लेकर आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा करप्शन पर एक्शन की वजह से हो रही है और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की चर्चा इसलिए कि तमाम विरोध और हो हल्ले के बावजूद वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं और असम में अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में भेजने में जुटे हुए। आज आपको इन तीनों मुख्यमंत्रियों के एक्शन को बारीकी से समझना चाहिए ताकि पता चल सके कि किसका जनता के प्रति कितना कमिटमेंट है। भाई ममता बनर्जी आज रेप के मामलों को लेकर एक नया कानून ले आई। एक बार के लिए देखिएगा तो लगेगा कि ये तो गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन जब डिटेल में खबर को समझिएगा तो ममता बनर्जी की सीरियसनेस पर ही सवाल खड़े होते दिखेंगे, क्योंकि यहां भी वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास करती दिखती है। क्योंकि ये कानून कैसे अमल में आ पाएगा इसी पर सवाल है। और सवाल यह भी है कि अगर ममता बनर्जी इतनी ही सीरियस हैं तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अब तक क्यों नहीं हटाया, जिनको लेकर हफ्तों से डॉक्टर्स तक डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को हटाओ। ऐसा क्या है पुलिस कमिश्नर में भाई कि ममता बनर्जी उन्हें हटा ही नहीं पा रही। ये सारी बातें आज आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जब नेता सीरियस होकर काम करते हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो फिर वैसे एक्शन दिखने लगते हैं जैसे एक्शन यूपी में दिखते हैं, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के घर पर बुलडोजर चलता है, करप्शन से अकूत दौलत जमा किए बैठे अफसरों कर्मचारियों पर एक्शन होता है। सीरियसनेस तो यह भी है जो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिखाई। असम में अवैध घुसपैठियों को ना रहने देने और उनकी पहचान करके बाहर निकालने के वादे किए गए थे, उन पर एक्शन तब शुरू हो गया जब इनसे कागज मांगे गए और कागज नहीं होने पर 28 अवैध बांग्लादेशियों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। सीएम योगी और हिमंता की बात आगे करूंगा, पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खबर दिखाता हूं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी हलचल रही। ममता बनर्जी रेप के मामले में कड़ा कानून लेकर आई, जो कानून लाने की बात वो पिछले हफ्ते से कर रही। ममता बनर्जी की सरकार ने आज बंगाल विधानसभा में एक एंटी रेप बिल पेश किया, जिसे ममता सरकार ने पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे मजबूत बिल बता दिया। इस बिल का नाम अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 है। इस बिल का जो मुख्य प्रावधान है उनके मुताबिक अगर किसी महिला से रेप हो और रेप की वजह से उसकी मौत हो जाए या वो कोमा में चली जाए तो सजाए मौत का प्रावधान है। गैंगरेप के अपराध में आजीवन कारावास और फाइन का प्रावधान है। अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है यानी बार बार ऐसे अपराध करता है तो उसे भी उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा और भारी फाइन भी देनी होगी। एसिड अटैक के केस में उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा और फाइन है। इसके अलावा रेप और एसिड अटैक के केस में पीड़ित की आइडेंटिटी उजागर करने के जुर्म में 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के केस में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के केस में आजीवन कारावास और फाइन है। पब्लिक सर्वेंट अगर रेप के दोषी साबित होंगे तो उन्हें भी आजीवन कारावास और फाइन का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। ममता बनर्जी के इस नए कानून में और क्या क्या है यह भी बताऊंगा। पहले आप ये विरोधाभास देखिए कि ममता बनर्जी की जिस सरकार में इतना बड़ा कोलकाता कांड हुआ, उनके राज्य में महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में ही जघन्य अपराध हुआ, उनकी पुलिस डॉक्टर को सुरक्षा देने में नाकाम रही, उनका प्रशासन डॉक्टरों को सही जांच का भरोसा नहीं दिला पा रहा है, उनके राज्य में मेडिकल कॉलेज पर हमले हो गए। इन सारी नाकामी पर क्या पर्दा डालने के लिए या फिर ध्यान भटकाने के लिए रेप के मामले में कड़ा कानून बनाने का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि बात तो कानून के कमजोर और मजबूत की थी ही नहीं, बात तो थी इंसाफ दिलाने की नीयत की, एक्शन लेने के नीयत की। बात तो थी उस परिवार को भरोसा दिलाने की जिसे न्याय मांगने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद सीबीआई की जांच हुई। भाई कानून कितना भी कड़ा होगा, क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया, सबूत नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगी सजा? अगर उस मामले में एफआईआर रात को होगी और पोस्टमार्टम जो है वो दिन में होगा तो कैसे मिलेगी सजा? मर्डर को सुसाइड बताया जाएगा तो कैसे मिलेगी सजा?
कानून बनाने से क्या होगा? उसके पहले का एक्शन ठीक कीजिए मैडम। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या अपने सिस्टम की लीकेज को मजबूत कानून से ढकने की कोशिश कर रही हैं क्या? ममता बनर्जी कई दिनों से यही माहौल बना रही है कि सारी दिक्कत मजबूत कानून की है, जो पीएम मोदी नहीं बना पा रहे, और उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन सख्त कानून तो सिर्फ एक पहलू है, असल जिम्मेदारी तो उस पुलिस पर होती है जो कानून की रखवाली में लगी है। कायदे से तो ममता बनर्जी को अपनी पुलिस को टाइट करने के लिए बिल लाना चाहिए था। कायदे से तो ममता बनर्जी ने जितनी सख्ती बिल के अंदर दिखाई है, उतनी सख्ती कोलकाता पुलिस पर दिखानी चाहिए थी। कायदे से तो ममता बनर्जी को अपनी पुलिस को टाइट करने के लिए और कड़े प्रयास करने चाहिए थे। लेकिन ममता बनर्जी भी क्या करें, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, ऐसा दिखाना है कि उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया। ममता बनर्जी खूब हाथ पांव मार रही हैं, कभी पीएम मोदी को लेटर लिख रही हैं, कभी स्पेशल सेशन बुलाकर नया कानून ला रही हैं, कभी पीएम का ही इस्तीफा मांग ले रही हैं। दरअसल अपने लंबे राजनीतिक करियर में ममता बनर्जी ने बहुत उथल पुथल देखी, लेकिन जिस तरह का आक्रोश उन्हें कोलकाता रेप और मर्डर केस पर झेलना पड़ा है, उससे वो अचानक ऐसी स्थिति में आ गई हैं जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। साल 2011 में सीएम बनने के बाद से ममता बनर्जी को इतना बैकफुट पर कभी नहीं देखा गया, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी हर वो तरीका अपनाने में लगी हैं जिससे उनकी छवि पर लगे दाग धुल जाए। रेप के मामले में नया कानून लाकर ममता बनर्जी ने क्या सियासी गेम किया है, इसके बारे में आगे बात होगी। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि बंगाल में आए इस नए बिल में जांच पूरी करने का टाइम भी फिक्स किया गया है। 2 महीने की जगह 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अगर कोई जांच 21 दिन में पूरी नहीं हो पाती है तो 15 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत मिलेगी, लेकिन उसके लिए एसपी लेवल के अधिकारी की इजाजत की जरूरत होगी। बिल के मुताबिक जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका नाम स्पेशल टास्क फोर्स होगा, जिसे डीएसपी लीड करेंगे। पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए जरूरी संसाधन और एक्सपर्ट्स की टीम की मदद दी जाएगी। यह टीम पीड़िता को ट्रॉमा से उबरने में मदद भी करेगी। बंगाल का एंटी रेप बिल आज विधानसभा में पास हो गया। अब इसे लेकर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर है, कह रही है कि बीजेपी गवर्नर से इसे जल्द से जल्द पास कराए। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या देश भर में महिला अपराध पर कोई सख्त कानून नहीं है क्या, जो नया बिल लाना पड़ रहा है? इसका जवाब यह है कि कानून तो पहले से मौजूद है, लेकिन बंगाल सरकार को लगा कि उसे नियमों को और सख्त करने की जरूरत है, इसलिए वो आज बिल लेकर आ गई। अब आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि क्या केंद्रीय कानून को राज्य सरकारें अपने हिसाब से बदल दे सकती हैं? इसका जवाब यह है कि हां, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां राज्य सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 254 के सबसेक्शन 2 के तहत राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार ने भी महिला सुरक्षा पर इसी तरह का बिल पेश किया था, लेकिन उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। बंगाल के नए बिल के केस में भी यही होगा। इस बिल को अंत में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति संबंधित मंत्रालय और विभाग से सलाह लेने के लिए यह बिल भेजेंगे। बिल पर कमेंट और ऑब्जर्वेशन और सवाल भेजे जाएंगे। राज्य को इन सवालों का जवाब देना होगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिल पास नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि बंगाल में नया एंटी रेप बिल जल्द लागू हो जाएगा, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं। यानी इस प्रक्रिया में भी टाइम लगेगा। ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए इस बिल को पास करने में जितनी देरी होगी, ममता बनर्जी उतना इसका सियासी माइलेज लेने की कोशिश करेगी। कि देखो, बीजेपी नहीं पास कर रही, मैं क्या करूं, मैं तो नारियों के साथ खड़ी हूं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूं। वो इस बिल को लेकर हल्ला मचा पाएंगे कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, पीएम मोदी ने बिल लटका दिया। वैसे भी वो 10 दिन के अंदर अंदर पीएम मोदी को 2-2 लेटर लिख चुकी है। साफ है कि इस बिल पर आने वाले दिनों में जबरदस्त घमासान मचने वाला है, और आज बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने इसके संकेत भी दे दिए। बंगाल विधानसभा में आज बिल पेश होने के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। इस पर ममता बनर्जी भड़क गईं और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम का इस्तीफा मांग लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह महिला अपराध के खिलाफ मजबूत कानून बनाने में विफल रहे। ममता बनर्जी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया, इसे दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस कानून के जरिए उन्होंने उन कमियों को दूर कर दिया जो केंद्रीय कानून में थी। यानी ममता बनर्जी ने यह बिल पेश करके घमासान का नया मोर्चा खोल दिया है। सुनिए एक बार विधानसभा में ममता बनर्जी ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। আগে নরেন্দ্র মোদীকে পদত্যাগ করতে বলুন। নরেন্দ্র মোদী পদত্যাগ চাই, তার কারণ সারা দেশে উনি জাতীয় লজ্জা। প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स ना काउंटर अटैक वाली है। अच्छा, मेरा इस्तीफा मांगा, पीएम से भी ले लो, एचएम से भी ले लो, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से ले लो। मतलब तुम एक मांगोगे, मैं 4 इस्तीफे मांगू। नया बिल लाकर ममता बनर्जी खुद को महिला अपराध के खिलाफ सख्त सीएम के रूप में पेश कर रही है। वो ऐसा दिखा रही हैं कि महिला सुरक्षा की चैंपियन तो वही है, सारी चिंताएं और संवेदना सिर्फ वही दिखा रही हैं। जबकि आप देखिए कि जो बातें ममता बनर्जी आज कह रही हैं, वो बातें पीएम मोदी पहले ही लाल किले से कह चुके हैं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी राक्षसी कृत्य करने वालों को सख्त सजा की वकालत कर चुके हैं। 31 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी में उन्होंने कहा था, महिला अपराध के मामलों में जल्द फैसले से सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। और 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर में प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिला अपराध अक्षम्य अपराध है, दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। एक बार पीएम का बयान सुनवा देता हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। ममता बनर्जी जो भी राजनीति करें, लेकिन आज बीजेपी ने एंटी रेप बिल का खुलकर समर्थन किया और बिल पर अपने सुझाव देते हुए संशोधन भी मांगे। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी की तरफ से बिल पर 2 बड़े संशोधन की मांग की गई। पहला यह कि अगर किसी शिकायत पर कार्रवाई करने में पुलिस फेल रहती है तो उस पर भी एक्शन हो। दूसरा यह कि अगर जांच के दौरान यह साबित हो जाए कि स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से मेडिकल टेस्ट, पोस्टमार्टम करने में लापरवाही की गई है या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, तो सख्त एक्शन का प्रावधान। यानी ये दोनों ऐसे संशोधन हैं जो अगर यह कानून पहले से होता तो आरजी कर मेडिकल केस में लागू होते, क्योंकि उसमें पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल है, अस्पताल प्रशासन पर सवाल है। इन संशोधनों पर ममता बनर्जी ने भरोसा दिया कि वो लीगल एक्सपर्ट से इस पर चर्चा करेंगे। विधानसभा के अंदर तो बीजेपी ने बिल का सपोर्ट किया, लेकिन बाहर बीजेपी ने जबरदस्त मोर्चा खोला हुआ है। आज बीजेपी नेताओं ने विधानसभा के बाहर मार्च किया। बीजेपी नेताओं ने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था, एक ही मांग, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। एक बार कोलकाता की सड़कों पर आज क्या हुआ है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में देखिए किस तरह से सभी ने एक व्हाइट टी शर्ट पहनी है और इस व्हाइट टी शर्ट में लिखा हुआ है बांग्ला में दफा 1 दाबी 1 मुख्यमंत्री पदत्याग। इसका मतलब है कि उनकी एक ही मांग है। जिस तरह से महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद जो है मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं यहाँ पर तमाम बीजेपी विधायक और लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी। और इस विधानसभा से जो मार्च निकाला गया है वो जाएगा धरना मंच तक, जहां पर पिछले 7 दिनों से लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता बनर्जी को अगर यह लग रहा है कि नया बिल लाकर वो अपनी सरकार के खिलाफ भड़के गुस्से की आग को ठंडा कर सकती हैं, तो वो गलतफहमी में, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर्स अपने प्रदर्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार 2 दिन से डॉक्टर्स पुलिस मुख्यालय के पास डेरा डालकर बैठे हैं और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का इस्तीफा मांग रहे हैं। डॉक्टर्स इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान रीढ़ की हड्डी का एक ढांचा वहां पे रखा हुआ है और इसके जरिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि कोलकाता पुलिस स्पाइनलेस, यानी महिला अपराध पर एक्शन लेने में सक्षम नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये वो तस्वीर देखिए, नहीं कहते कि स्पाइनलेस है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाली चीज ही नहीं है। लेकिन कमिश्नर का इस्तीफा तो नहीं ले रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। डॉक्टर्स के गुस्से को शांत करने के लिए आज कोलकाता के सीपी विनीत गोयल डॉक्टर्स के दल से मिले।
डॉक्टर्स ने उनके इस्तीफे की मांग वाला ज्ञापन उन्हें ही सौंप दिया और इस दौरान डॉक्टर्स अपने साथ रीढ़ की हड्डी वाला रेप्लिका लेकर गए थे। ये देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को उन्होंने खुद ही चिट्ठी दे दी कि आपका ही इस्तीफा चाहिए सर। एक बार सुनिए प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर एक्शन हो क्यों नहीं रहा है। हमारा डिमांड क्रिस्टल क्लियर है, हम लोगों को सीपी का रेजिग्नेशन चाहिए बिकॉज ही एज एन अथॉरिटी हैज फेल्ड कंप्लीटली। जो 14 अगस्त को रात में आरजीकर में जो वैंडलिज्म हुआ, इंडिपेंडेंस डे के रात में इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में हजारों की भीड़ घुस जाती है और सब कुछ तोड़ फोड़ देती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो रोल कोलकाता पुलिस का रहा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरे प्रक्रिया में, ये क्वेश्चनेबल है कंप्लीट। दरअसल बंगाल में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर से जुड़े लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं। कोलकाता में आज वकीलों ने भी डॉक्टर्स के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक्शन की मांग की। में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई हर कोई कह रहा है पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा लो, क्यों नहीं होता इस्तीफा भाई? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। हैरानी की बात है कि ममता बनर्जी उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि ममता सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत कोलकाता पुलिस के एक्शन को लेकर ही हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी की मेहरबानी पुलिस कमिश्नर पर अब भी बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की जो चर्चा हो रही है, आपको यह भी याद दिलाता हूं और बताता हूं कि विनीत गोयल का बैकग्राउंड क्या है। विनीत गोयल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दिसंबर 2021 में कोलकाता पुलिस कमिश्नर बने। विनीत गोयल को सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। कमिश्नर बनने से पहले कोलकाता पुलिस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर वो काम कर चुके हैं। इसी साल जून में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विनीत गोयल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर राजभवन की छवि खराब करने का आरोप है, यानी विवादों से विनीत गोयल का पुराना नाता है, लेकिन उन पर अभी तक कोई आंच नहीं आई। विनीत गोयल को ममता सरकार में ही 2 बार बहादुरी और उनकी सर्विस के लिए अवार्ड तक मिल चुके हैं। सिर्फ पुलिस कमिश्नर ही नहीं, शुरू में ममता सरकार तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी मेहरबान थी। उन्हें भी एक जगह से हटा के दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन अब जब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दूं, बंगाल सरकार ने संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने संदीप घोष को सस्पेंड किया है, उसे वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने भी सस्पेंड किया है। संदीप घोष भी अभी सीबीआई की हिरासत में है और अब उसे बंगाल सरकार सस्पेंड कर रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं बंगाल सरकार पर कि संदीप घोष को सस्पेंड करना था तो पहले एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों दी और आज तक उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया था, अब जाकर सस्पेंड कर रहे हैं। कोलकाता केस में प्रदर्शन रुक नहीं रहा, लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा और टीएमसी को भी समझ आ गया है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बढ़ती तो पार्टी को भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो टीएमसी कल तक तेवर और तैश दिखा रही थी, वो अब डैमेज कंट्रोल के मोड में। हालत यह हो गई कि ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपनी ही पार्टी के नेताओं को मुंह बंद करने के लिए कहना पड़ा। अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि वो प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कुछ ना बोलें। अभिषेक बनर्जी ने मेडिकल और सिविल सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचने की हिदायत दी। सोशल मीडिया पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को ज्यादा विनम्र होने की जरूरत है। जो ममता बनर्जी कल तक प्रदर्शनकारियों को बाहरी बता रही थी, आज उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हर किसी को प्रदर्शन करने और अपनी भावनाओं को जाहिर करने का हक है। लेकिन इस तरह की हिदायतें बीजेपी ने टीएमसी का दिखावा बताया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही थी। अगर टीएमसी वाकई गंभीर है तो उन नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी का मॉडल पूरा देश देख रहा है, जिसके फेल होने के रिपोर्ट कार्ड बांटे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है योगी मॉडल, जिसमें ना महिला सुरक्षा पर कोई कोताही बर्दाश्त है, न भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही मोटो है, सीधी बात नो बकवास। और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से योगी आदित्यनाथ को विरोध भी झेलना पड़ता है। लेकिन बॉस, जो सही है वो सही है, जो राज्य के हित में है तो है, और ऐसे मामलों में फैसले लेने से सीएम योगी पीछे नहीं हटते। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसे वो हर हाल में कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सीएम योगी का टारगेट है कानून व्यवस्था टाइट रहे और भ्रष्टाचार कंट्रोल किया जाए। ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ जो है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी सुधरी और इसकी गवाही उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है।
करप्शन के मुद्दे पर भी सीएम योगी काफी सख्त हैं और अब सरकारी कामकाज में करप्शन रोकने के लिए सीएम योगी ने वो फॉर्मूला लागू कर दिया जिससे भ्रष्टाचारियों की कपकपी छूट रही है। योगी सरकार सरकारी विभागों से करप्शन को खत्म करने के लिए जो काम कर रही है, पहले उसके बारे में सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा 16 घंटे के उस ट्रेलर के बारे में जिससे 2.5 लाख लोगों की धड़कनें बढ़ गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किया था, यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने का आदेश दिया गया। संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाएगा, यह भी कह दिया गया। भाई योगी सरकार का आदेश क्लियर और सिंपल था कि भाई अपनी संपत्ति के बारे में बता दो, ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोक देंगे। योगी सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि तब तक बता देना है, जो बीत गई। तो जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दी, उन सभी को सीएम योगी ने छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। यूपी सरकार ने करीब 2,44,000 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया कि ये नहीं बता रहे हैं, रोको इनकी सैलरी रोको। इन सभी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं डाला। हालांकि फैसले के 16 घंटे के बाद सरकार ने वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया। संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 1 महीने और बढ़ा दी, यानी सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक इन सभी कर्मचारियों की सांस अटकी रही होगी कि सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा, बाकी काम कैसे होंगे। यह है सीएम योगी के काम करने का अंदाज। एक ट्रेलर दिखा दिया, मैं उनको लगता होगा कि क्या ही करेंगे, इतने लोगों की सैलरी रोकेंगे, रोक दिया, दिखा दिया, हाय तौबा मची तो बोला कि अच्छा ठीक है ट्रेलर था, 1 महीना और दिया करके दो। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकने का नेगेटिव असर भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन योगी सरकार कोई नियम लागू करती है तो उसका पालन करवाती है। आप देखिए सरकार के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों ने किस तरह से रिएक्ट किया। उत्तर प्रदेश में 8,46,640 सरकारी कर्मचारी हैं। 6,02,000 सरकारी कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी दे दी, 2,44,000 ने नहीं दी। टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने जानकारी दे दी। उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी डिटेल देने में फिसड्डी रहे। तो भाई जब 6 लाख देंगे तो 2 लाख 2.5 लाख क्यों नहीं देंगे? उनको ट्रेलर दिखा के टाइट कर दिया गया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, उन सभी ने जानकारी नहीं देने के पीछे क्या क्या तर्क दिए हैं वो भी आपको बताता हूं। जैसे पुलिस विभाग का कहना है कि त्योहार और पुलिस भर्ती परीक्षा की वजह से संपत्ति की जानकारी नहीं दे पाए। डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर कहा कि संपत्ति की जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए। इसी तरह से अन्य विभागों ने भी अपनी अपनी समस्याएं गिनाई, जिसके बाद सरकार ने संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी कि लो बढ़ा दी, अब 2। सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति की जानकारी देने का आदेश पहली बार नहीं जारी हुआ, इससे पहले भी ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं। साल 2010 में यूपी में मायावती की सरकार थी। मायावती ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन उस समय कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया। अगस्त 2023 में योगी सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 का हवाला दिया गया। सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2023 तक चल अचल संपत्ति का विवरण दें। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। अब फिर से यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तरह सभी को संपत्ति की जानकारी देनी होगी। शिक्षकों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी आदेश से बाहर है। क्योंकि पहले एक्शन नहीं हुआ था तो लोगों को लगा कि नहीं होगा, प्रमोशन कई लोगों को लगा होगा कि नहीं हो लेंगे जाओ। लेकिन सैलरी तो ऐसी चीज है कि वो तो अभी की जरूरत है ना। सैलरी रुकी तो सबकी सांस अटक गई। सीएम योगी नियमों और कानून को लेकर कितने सख्त हैं वो तो आपने देखा। अब आपको असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का सीरियसनेस दिखाता हूं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अब सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने असम के बरपेटा में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। यह होती है सीरियसनेस, जहां सिर्फ बातें नहीं होती, एक्शन दिखता है। असम में डिटेंशन सेंटर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। असम में कुल 6 डिटेंशन सेंटर हैं, जिसमें से 2 सेंटर कोकराझार और गोलपारा की जेल में। बाकी के 4 डिटेंशन सेंटर तेजपुर, सिलचर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट की सेंट्रल जेल में। सितंबर 2022 तक इन सभी डिटेंशन सेंटर में कुल मिलाकर 195 लोगों को डिटेन किया गया। अब इसमें 28 लोगों के नाम और जुड़ जाएंगे जिनको डिटेंशन सेंटर भेजा गया है।
दरअसल असम में अवैध मतदाताओं का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसी के आधार पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आरोप लगाते हैं कि असम में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं जो चुनाव में वोट तक देते हैं। असम का हाल यह है कि असम के सीएम ने कहा कि असम में 1,20,000 संदिग्ध वोटर हैं। इसमें से 41,583 लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। असम में संदिग्ध मतदाताओं का कॉन्सेप्ट 1997 में चुनाव आयोग ने शुरू किया। इसमें वो मतदाता आते हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता के सबूत नहीं होते। असम में एनआरसी के तहत 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से 19 लाख आवेदकों के नाम हटाए गए। यानी एक तरफ तो हेमंता और योगी जैसे मुख्यमंत्रियों की सीरियसनेस दिखती है, सख्ती दिखती है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों का हाल देखिए। हिमाचल प्रदेश में हाल यह है कि वहां पर 3 तारीख होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पाई, ना पेंशनधारियों की पेंशन आई है क्योंकि हिमाचल का खजाना खाली है। रेवड़ी पॉलिटिक्स के नाम पर सत्ता तो हासिल कर ली गई, लेकिन अब सैलरी और पेंशन देने के लाले पड़े। हिमाचल प्रदेश में इस समय सरकारी कर्मचारियों में सैलरी को लेकर तनाव है क्योंकि 3 तारीख होने के बाद भी सैलरी नहीं बढ़ी है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हर बार महीने की पहली तारीख को सैलरी और पेंशन मिल जाते थे। यह पहली बार है कि कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। हमें पता चला है कि कर्मचारियों को 5 सितंबर तक वेतन मिलेगा और जो पेंशनर्स हैं 10 सितंबर तक उनको पेंशन मिलेगी। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह कांग्रेस की नीतियों का कमाल है बॉस। जो लोग खटाखट, राहुल गांधी कह रहे हैं ना, खटाखट पैसा आएगा। अरे खटाखट तो आने से रहा, जो आ रहा था वो भी अटक रहा है। और आज हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं, लेकिन इस पर भी हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के सुर बार बार बदलते रहे। सीएम सुक्खू को सुनिए, 3 अलग अलग बयान दे चुके हैं। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। आर्थिक संकट नहीं है भैया, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब भैया कौन सा वाला बयान सुनना है वो बता दीजिए। विधानसभा में खड़े होके कुछ, बाहर आके कुछ। हिमाचल प्रदेश की हालत इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए 10 गारंटी जारी की। कांग्रेस ने सितंबर 2022 में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, हर महिला को 1500 रुपए महीने देंगे, जमीन अधिग्रहण का मुआवजा 4 गुना कर देंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, न जाने और क्या क्या। तब कांग्रेस ने दावा किया था कि ये 10 गारंटीज बहुत सोच समझ के एक्सपर्ट से चर्चा करके तैयार की गई। सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को, फिर इन गारंटियों की सच्चाई भी बताता हूं। सोच समझकर ये 10 गारंटियां बनाने के वक्त भी उससे पहले बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, कई लोगों के साथ सलाह मशविरा हुआ। ऐसे ही नहीं कि 1.5 आदमियों की सरकार नहीं होती हमारे यहां सब लोग मिलकर एक्सपर्ट से बात करके और फिर अपनी 10 गारंटी देते हैं। सोचिए वो एक्सपर्ट्स कैसे होंगे जिनके वजह से आज जो है लोग पूछ रहे हैं कि मेरी सैलरी कब आएगी, मेरा पेंशन कब आएगा। दरअसल कांग्रेस की रेवड़ी वाली योजनाओं से कैसे हिमाचल प्रदेश कंगाल होता गया, कैसे हिमाचल प्रदेश पर बोझ बढ़ता गया, इसके बारे में बताता हूं। 5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देने का वादा, इस पर सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्च है। पुरानी पेंशन योजना शुरू की, इस पर सालाना 1000 करोड़ रुपए का खर्च है। और फिलहाल हिमाचल में 1,89,466 पेंशनर है। 2031 तक यह बढ़कर 2,38,827 पेंशनर्स हो जाएंगे। इससे पेंशन पर खर्च 20,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया, 2023-24 में इस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब यह योजना बंद कर दी गई है। हिमाचल में प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए है, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। यानी कांग्रेस के अर्थशास्त्र ने हिमाचल प्रदेश की हालत पतली कर दी। लेकिन कांग्रेस को शायद इससे फर्क पड़ता है क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता में तो आ गए। अब देखेंगे आगे। यही हम आपको पहले भी कह रहे थे कि बॉस पूछो तो कि दोगे कहां से, लेकिन पहले कुर्सी मिली, अब 5 साल तो हैं,
5 साल बाद देखेंगे। यही फॉर्मूला राहुल गांधी अब पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसी साल मई में हिमाचल प्रदेश में ही राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे खटाखट योजना से गरीबी दूर हो जाएगी। सुनिए जरा भाई साहब। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। हाँ, दुगना कर देंगे। बोलने में दुगना क्या, तिगुना करने में क्या जाता है। 5 तारीख को खटाखट ठकाठक झकाझक जो कहना कह लीजिए, वो आना तो दूर, यहां सैलरी नहीं आ रही बॉस, और ले लीजिए खटाखट ठकाठक। इंडी गठबंधन ने वोट पाने के लिए जो खटाखट फॉर्मूला अपनाया हुआ है, उससे वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन खटाखट फॉर्मूला अर्थव्यवस्था को सफाचट कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की डेट में हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। खैर, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ना समझे। पाठशाला में अब अगली क्लास। भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए योगी ने एनकाउंटर वाला इलाज क्यों बताया। आधी रात 5 साल की बच्ची पर भेड़िए का अटैक हुआ तो फिर आगे क्या हुआ। 2, 4, 6 नहीं, क्या 100 भेड़ियों ने यूपी में मचा रखा है आतंक। अब इसका चैप्टर। यूपी में भेड़ियों का आतंक इस तरह से बढ़ चुका है कि अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा है कि इन्हें पकड़ सको तो पकड़ो और नहीं तो ठोक दो, गोली मार दो। योगी शूट एट साइट का सीधा ऑर्डर दे रहे हैं, और ऐसा ऑर्डर इसलिए देना पड़ा है क्योंकि भेड़ियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में चैलेंज बहुत बढ़ गया। भाई, पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है, उसको पिंजड़े तक लाना पड़ता है। शूट एट साइट में कि भैया जहां से दिखे वहीं से दूर से मारो, खत्म करो, क्योंकि इनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है और उधर छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है, उन पर अटैक हो रहे हैं। और इसलिए अब यह भी कहा जा रहा है कि 2, 4, 6 नहीं, 100 भेड़ियों ने यूपी में आतंक मचा रखा है। बाप रे बाप, अगर 100 भेड़िए घूम रहे हैं तो फिर यूपी के इस इलाके पर क्या ही बीत रही होगी। लेकिन ये 100 का आंकड़ा आया कहां से, ये भी आगे बताऊंगा। अभी तक तो आप यही सुन रहे थे ना कि 4 भेड़िए पकड़ लिए, 2 बचे हैं। लेकिन अब टेंशन और बढ़ गई जब लोग ये सुन रहे हैं कि 1-2 नहीं बल्कि भेड़ियों का तो पूरा झुंड है। और शायद इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी, इतनी टीमें लगाने के बाद भी, इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद भी, ड्रोन से लेस टीमें लगने के बावजूद भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले अब हर दिन होने लगे। कल हमने आपको भेड़िए के नए अटैक के बारे में बताया था। इसके बाद बीती रात आदमखोर भेड़िए ने एक गांव में 5 साल की बच्ची पर अटैक कर दिया। भेड़िए के हमले के वक्त यह बच्ची घर के बरामदे में अपनी दादी के साथ सो रही। भेड़िए का हमला होते ही उसकी दादी ने हल्ला मचाया, जिसकी वजह से लोग जाग गए और भेड़िया भाग गया। ये देखिए वो बच्ची है जिस पर हमला हुआ है। भेड़िए के हमले में बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आदमखोर भेड़िए के एक और अटैक पर पहले ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कैसे संकट और बढ़ता चला जा रहा है। कल रात को जब करीब 12 बजे होंगे, जब जो बच्ची थी वो यहाँ पे सोई थी, उसकी दादी के पास सोई थी। दादी, आप कहाँ सोई हुई थी उस वक्त? जी कहाँ से जी? नहीं, कहाँ जुगाड़ बनाए दे दादा। हाँ। कहाँ से रात में? वो जो रात को भेड़िया आया था, कहाँ पर आया था? ये दे यहाँ, ये दे खून लगा है, सब देखो खून लगा। इसी बिस्तर पे बच्ची सोई हुई थी? हाँ, वो बच्चे एक कच्चे चपटे सोई। अच्छा, दोनों लोग इसी पे सोई हाँ, थी? ये देखो। अच्छा, फिर क्या हुआ दादी? तो इस पर सोई गए, इस पर 4 पहिया बिटिया सोई गए, हम सोई गए। तो क्या आवा, बस पकड़ ली, जब पकड़ ली तो चिल्लान बिटिया। जैसे हम कहा हुआ बिटिया, का हुआ ऐसे कहा, ओ बिटिया हमारे, वो दौड़ लो दादा। तो लड़का एक रहा, वो चिल्लान तो गांव भर दौड़ ले।
और ये गेट और बंद नहीं था, ये बंद था। ये क्या बंद करके तब पहुड़न तो बंद था तो उसको खोल गया वो। हाँ गिर गया। ऐलान किन कैसे होशियारी से कहा बंद कर लिया है ने। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने जब बच्ची पर हमला किया तो वो घर के बाहर बरामदे में सो रही थी। इस पर बच्ची के पिता से सवाल भी पूछा गया। उनको याद दिलाया गया कि लगातार लोगों से घर के अंदर सोने की अपील की जा रही है, तो बच्ची को बाहर क्यों सुलाए भाई। इस पर बच्ची के पिता ने जो जवाब दिया वो आपको झकझोर के रख देगा। घायल बच्ची के पिता को सुनिए, फिर सीएम योगी के उस ऑर्डर की डिटेल बताता हूं जिसके बाद भेड़ियों का अंत तय हो गया है ये कहा जाने लगा। कहाँ सो रही थी? बरामदा माँ। घर के अंदर नहीं सुलाया था आपने? नहीं घर के अंदर नहीं, जो है बरामदा हमारा है। अब जो मतलब पल्ला वल्ला नए लगे हैं, लेकिन मतलब अरे का खुला है थोड़ा, इसीलिए हाँ। तो ये तो लगातार कहा जा रहा है ना कि बच्चों को घर के अंदर रखिए, बाहर मत सुलाइए, प्रशासन लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अब सब लोग घर में कहाँ, ये घर है छोटा घर है। हाँ छोटा घर है एक भैया, तो अब हर आदमी सब कहाँ एक घर में आई जी हैं, तुम बताओ पहले। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि यह खबर हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसी खबर नहीं कि भेड़ियों का अटैक हो गया। देखिए लोग किस कष्ट में, बहुत छोटा घर है, परिवार सारा अंदर आ नहीं सकता, मजबूरन बच्ची को बाहर सुलाया, बच्ची पे भेड़िए ने अटैक कर दी। अब बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म होने के लिए लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने अब बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़ियों के एनकाउंटर का डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया है। दरअसल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है, जिस पर सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने भेड़ियों को नहीं पकड़ पाने पर नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीएम योगी ने कहा कि आतंक मचा रहे भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं, समय की जरूरत को देखते हुए उन्हें गोली मार दो। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। सीएम योगी ने भेड़ियों के हमलों से प्रभावित गांवों में रात के वक्त गश्त बढ़ाने के लिए भी कहा। मीटिंग में बहराइच के अलावा यूपी के दूसरे जिलों में जंगली जानवरों के आतंक पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में जंगली जानवरों से प्रभावित जिलों के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जहां जरूरत हो वहां रात में कैंप कीजिए। आदमखोर भेड़ियों के एनकाउंटर का सीएम योगी ने जो ऑर्डर दिया है, इसका बहराइच के लोगों ने स्वागत किया। भाई उनको भी लग रहा है कि भाई अब अगर ये मार दिए जाएंगे तो शायद इंसान की जिंदगी बचेगी। सुनिए बहराइच के लोग सीएम योगी के फैसले पर क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को इतना सख्त फैसला लेने की जरूरत पड़ क्यों रही। सीएम योगी सख्त हो गए हैं। ये जो आदेश दिया है कि आदमखोर भेड़ियों को गोली मार दी जाए, उससे आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत, तुरंत मारा जाए। आप लोग सहमत है भैया? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जी जी मारना चाहिए इनको, गोली मार देना चाहिए। नरसंहार कर रहे थे, मार देना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो नरसंहार करे उसको तुरंत मार देना चाहिए। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ को बहराइच में आतंक मचा रहे आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने का ऑर्डर देना क्यों पड़ा। दरअसल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के पकड़े जाने के लिए ड्रोन तक फेल हो गए। कैमरे भेड़ियों की मूवमेंट को पकड़ ही नहीं पाए। तब बहराइच में बंदूकें तानने की नौबत आई। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंसानी खून के दुश्मन बन चुके आदमखोरों के खौफ का दायरा बढ़ गया है। पहले आदमखोर भेड़ियों की दहशत बहराइच के करीब 35 गांव में बताई गई। अब कहा जा रहा है कि यह आतंक बढ़ के 50 से ज्यादा गांव में फैल गया है। पहले आदमखोर भेड़ियों के हमलों का दायरा 40 किलोमीटर में था। अब कहा जा रहा है कि यह 60 किलोमीटर के रेंज में आतंक फैला रहे हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि पहले भेड़ियों के टारगेट पर जानवर और इंसान दोनों थे, लेकिन अब वो आदमखोर हो गए और अब सिर्फ इंसानों पर हमला कर रहे हैं। यानी इनका आदमखोर होना एक और बड़ा संकट बन चुका है। और अब बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ये भेड़िए और खूंखार हो गए हैं। भेड़ियों का दहशत ऐसे आया है कि 80,000 से ज्यादा की आबादी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गई। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। बच्चों का घर से निकलना बंद हो गया भाई। इसके बावजूद आदमखोर भेड़िए आए दिन अलग अलग गांव में हमला कर दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरों और सर्च ऑपरेशन में टीम को चकमा देकर शिकार कर रहे हैं और बच्चों को आसानी से उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। इसके लिए समझना भी जरूरी है कि भेड़िए कितने शातिर शिकारी होते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़िए अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। भेड़िए 20 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार की गंध पहचान लेते हैं। 20 किलोमीटर दूर से बॉस।
जब भेड़िए को भूख लगती है तो वो अपने शिकार पर दबे पांव हमला करते हैं और चंद सेकंड में शिकार को मुंह में दबाकर भाग जाते हैं। भेड़िए के जबड़े इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार शिकार पर हमला करके उसका 9 किलो मांस चबा सकते हैं। एक बार हमला किया तो 9 किलो मांस चबा जाएगा भाई। भेड़िए के दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो शिकार के मांस को पकड़ते फाड़ते हुए उसकी हड्डियों का भी चूरा बना डालते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिकार करने के मामले में भेड़िए सिर्फ शेर से ही पीछे होते हैं। शिकार करते वक्त भेड़िए 20 मिनट तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और शिकार को दबोचने के लिए 16 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते में नदी या तालाब आने पर यह 13 किलोमीटर तक तैर भी सकते हैं। तो मतलब आप इसको पानी से भी नहीं रोक सकते, तैर जाता है। भागने लगेगा तो 20 मिनट तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा, कहां तक पीछे दौड़िएगा? और आप थोड़ी दौड़ पाइएगा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसलिए भागता तो भाग जाता है। इसलिए योगी ने कहा कि भाई नहीं पकड़ में आ रहा तो ठोको, खत्म करो। भले ही वन विभाग की टीम दावा कर रही है कि बहराइच में अब सिर्फ 2 भेड़िए बाकी, लेकिन इलाके के लोग वन विभाग के इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। गांव वालों का अलग दावा है। उनके दावे के मुताबिक इलाके में 2, 4, 6 नहीं, 100 से ज्यादा भेड़िए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। भेड़ियों की गिनती पर गांव वालों को सुनिए, फिर आपको 100 से ज्यादा भेड़ियों की थ्योरी को हवा मिलने की वजह बताता हूं। ऐसा लगता है कि 100 भेड़िया हमारे यहाँ ऐसी वैसी हरदम घुस जाती हैं घरों में सबके। 100 भेड़िए तो हो ही सकते हैं, क्योंकि एक ही रात में कम से कम 20 गांव में अटैक करते हैं कम से कम। 2-3 नहीं है, कहे पूरे इलाका में तो पूरे मौजे महान हैं और अटैक करते हैं। कल हिंदूपुर में अटैक किया, यहाँ अटैक भवा लड़की का उठाए ले गए, मोहन पिपरी में उठाए ले गए। तो अब कैसे माना जाए कि 2 हैं? नहीं, ये 2 भेड़ियों से तो नहीं हो सकता। हमको लग रहा है हर जगह 2 से 4 भेड़िए की मौजूदगी है। यहाँ से कम 80 या 90 भेड़िए जरूर होंगे। नानपारा के पश्चिम से लेकर के कैसरगंज तक ये पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में है। 1-2 नहीं है, रोज पर रोज, आज यहाँ है काल हुआ है, रोज पर रोज हर जगह आतंक फैला होता है। तो 1-2 भेड़िया कहाँ यूके पे हैं? ज्यादा संख्या है इनकी, लगभग कम से कम 100 है। हाँ, इधर कैसरगंज से लगाए को इधर नानपारा क्षेत्र को पार। दरअसल यह भी समझना जरूरी है कि आखिर बहराइच में 100 खूंखार भेड़िए होने की थ्योरी को हवा मिल क्यों रही है। दरअसल हुआ यह कि बहराइच सरयू नदी के तट पर बसा हुआ इलाका है और भेड़ियों को कछार यानी नदी के किनारे का नम और निचला इलाका पसंद आता है, क्योंकि ऐसे इलाके में उनके छुपने के लिए बड़ी बड़ी झाड़ियां मौजूद होती हैं। गांव वालों का दावा है कि पिछले कई सालों से भेड़िए नदी के किनारे बसे इलाकों में अपना ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। सरयू नदी के कछार में भेड़ियों के 50 से ज्यादा ठिकाने होने का दावा किया जा रहा है और उनका मानना है कि एक ठिकाने में कम से कम 2 भेड़िए रहते हैं। इसके अलावा बहराइच में नदी के किनारे गन्ने के खेत हैं, जिससे भेड़ियों को छिपने में आसानी रहती है। इसलिए भेड़िए के सही ठिकाने की जानकारी वन विभाग की टीम भी नहीं जुटा पा रही। वन विभाग के सर्च ऑपरेशन से गांव वालों का भरोसा उठने लगा है और भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। वहीं मस्जिदों में भी आदमखोर भेड़ियों के हमलों से गांव वालों को बचाने के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। एक तरफ मंदिरों में पूजा चल रही है, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ भेड़ियों को हमले से बचने के लिए गांव वालों से पिछले कई दिनों से रतजगा चल रहा है। भेड़िए को भगाने के लिए बर्तन पीटे जा रहे हैं। खेतों के किनारे तार बाड़ और जाल लगा दिया गया ताकि भेड़िए गांव में न घुस पाए। गांव वालों के इंतजाम पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, कांटों वाले तार यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ में ये छोटी सी जाली भी लगाई गई है कि जो जानवर हैं वो यहाँ पर ना आ सके, और इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश की गई है। और यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे टॉर्च लगा के ये लोग देखते हैं कि कहीं कोई जानवर, इसको आप वक्त वक्त पे ऐसे ही देखते रहते हैं? वक्त पर यहाँ सबका जगावा करी था, पूरी रात जागा जाता है और लड़का बच्चन कहाँ सुरक्षित रखा जाता है कि कोई मतलब खतरा न हो पावे। लेकिन कभी कैसे यहाँ पर ढूंढा जाता है, आवाज आ भाई गांव वालों को जिस हिसाब से जो लग रहा है वो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ भी करके अपनी जान तो बचाएं। सिर्फ बहराइच के आदमखोर भेड़िए ही नहीं, यूपी के कई जिलों में जंगली जानवरों का आतंक जो है वो लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। इसलिए सीएम योगी ने इन सभी जिलों में जंगली जानवरों के खौफ को खत्म करने के लिए प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इन जिलों में बहराइच,
लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, श्रावस्ती, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली जिले शामिल हैं। यानी आप देख रहे हैं कैसे दायरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अब उम्मीद बस इसी बात पर है कि शूट एट साइट का जो ऑर्डर मिला है शायद वही राहत लेकर आए। पाठशाला में अब अगली क्लास। 7,000 कार, सोने का महल, ऐसे किस दोस्त से मिलने गए हैं पीएम मोदी? पीएम मोदी का वो रईस दोस्त जो भारत को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है क्या? अब इसका चल। आज पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर ब्रुनेई पहुंचे। पीएम मोदी ब्रुनेई के किंग के निमंत्रण पर वहां गए। पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए ब्रुनेई के किंग ने अपने बेटे और क्राउन प्रिंस को एयरपोर्ट पर भेजा, जिन्होंने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनेई गए हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री भारत का गया ही नहीं ब्रुनेई। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी और ब्रुनेई के किंग की मुलाकात होने वाली है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर सबके दिमाग में यही सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री को ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में आने की जरूरत पड़ी क्यों? जहां कोई प्रधानमंत्री नहीं गया वहां मोदी गए क्यों? इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि पीएम मोदी अपने जिस दोस्त से मिलने गए हैं उनके दोस्त का जलवा क्या है। ब्रुनेई के किंग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक। इनके पास गोल्ड से बना हुआ किला है, सोने से बना हुआ किला, 7,000 गाड़ियों का काफिला है और एक से बढ़कर एक प्राइवेट प्लेन है। यानी सीधी बात कहें तो आज इनके पास महल है, हजारों गाड़ियां हैं, अरबों खरबों रुपए का बैंक बैलेंस भी है। लेकिन इसके बाद भी ये भारत के पीएम मोदी से दोस्ती चाहते हैं। ब्रुनेई में पीएम मोदी के उस दोस्त से भी आपको मिलवाता हूं जो दुनिया के सबसे बड़े महल में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। ये जब भी विदेश जाते हैं तो गोल्ड से तैयार स्पेशल प्लेन में उड़ान भरते हैं। इनका नाम है हाजी हसनल बोल्किया, जो ब्रुनेई के किंग भी हैं। गाड़ी देख रहे हैं बॉस, सोने की गाड़ी, सोने का महल। 75 साल की उम्र में इनकी ठाट बाट वाली लाइफस्टाइल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रुनेई के किंग का महल दिखाता हूं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महल कहा जाता है। इस महल का नाम है इस्ताना नुरुल ईमान। इसे किंग ने ब्रुनेई नदी के किनारे बनवाया है। इस महल की सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, पानी चढ़ा हुआ है, जबकि इसके गुंबद को 22 कैरेट गोल्ड से तैयार किया गया है। मतलब कोई थोड़ा गुंबद ही खरोच ले तो भैया उसका जीवन सेट है। यह महल 21 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा महल है और इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। इस महल को 1984 में बनाया गया था। इस महल की कीमत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें 1,780 कमरे हैं, 1,780 कमरे, 257 बाथरूम। मतलब साल में एक बाथरूम यूज किया तो अगला जो है वो फिर आधा साल गुजरने के बाद आएगा। 5 तो इसमें स्विमिंग पूल है। इस महल में जो गुंबद है उसमें 22 कैरेट का सोना लगा है। इसके अलावा महल की दीवारों पर भी सोना जड़ा है। इस महल में गाड़ियों की पार्किंग के लिए 110 गैराज है। इसके अलावा महल में 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशन अस्तबल बनाया गया। बताइए, घोड़ा भी एसी में रह रहा है। घोड़ा दौड़ के आएगा, कहेगा पसीना आ गया, एसी चलाओ। यह महल गोल्डन थीम के मार्बल से तैयार किया गया है, जिसके लिए 38 अलग अलग किस्म के महंगे मार्बल्स का इस्तेमाल हुआ। महल की अलग अलग 44 सीढ़ियां पूरी तरह मार्बल से तैयार की गई। इस महल में एक बड़ा बैंक्वेट हॉल भी है जिसमें 5,000 मेहमान बैठ सकते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान को कारों का भी बड़ा शौक है। इनके पास दुनिया की सारी महंगी और एक से एक बढ़कर लग्जरी कारों की लाइन लगी। आप देखिए ना बॉस, आप सोचिए कार, काश ऐसी गाड़ी होती, वो वहां खड़ी है। इनके महल में 110 बड़े बड़े गैराज ऐसे ही थोड़ी हैं। वहां इतनी महंगी महंगी गाड़ियां तो रखेंगे कहां। इनके पास, ये भाई साहब के पास 7,000 के करीब कार है। इन कारों की कुल कीमत 34,100 करोड़ रुपए है। इनके कार कलेक्शन में 600 रोल्स रॉयस है। इसके अलावा 300 फेरारी है, 275 लैम्बोर्गिनी है, 172 बुगाटी है, 350 बेंटले है, 230 पोर्शे है, 225 जगुआर है, 440 मर्सिडीज बेंज है, 265 ऑडी है और 237 BMW है।
बोलने में थक गए भाई, खरीदते खरीदते नहीं थक रहा। बहुत से रईस लोग दिन के हिसाब से अपनी कार में चलते हैं, जैसे संडे को रोल्स रॉयस, मंडे को फेरारी। ये भाई साहब तो शायद घड़ी के टाइम के हिसाब से इन कारों में चलते हैं। तब भी भाई साहब, जो अगर एक दिन में एक कार, दो कार भी इस्तेमाल कर लें तो उस कार का नंबर पता नहीं कितने साल बाद आएगा। वैसे तो ब्रुनोई के सुल्तान को अपनी सभी गाड़ियां पसंद हैं, लेकिन सबसे फेवरेट इनकी है रोल्स रॉयस कार, जिसे उन्होंने खास अपने लिए गोल्ड से तैयार करवाया है। इस कार के ग्रिल से लेकर टायरों पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके ऊपर छतरीनुमा आकृति बनी है। ये देखिए, ये सोने की कार है भाई, इसका पहिया ये सब में सोना लगा है, जिसकी मदद से इसे बग्गी का लुक दिया गया है। ब्रुनई के राजा अपनी जनता के बीच होने वाले आयोजनों में इस कार की सवारी करते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि 1990 के दशक में बिकने वाली सभी रोल्स रॉयस में से आधी ब्रुनई के राजा के पास थी। इसलिए रोल्स रॉयस के इस कलेक्शन के लिए 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के पास कारों के साथ ही प्राइवेट जेट्स का भी बड़ा कलेक्शन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुल्तान को प्लेन उड़ाने का बहुत शौक है, इसलिए अपनी इंटरनेशनल यात्रा के दौरान ये अपने प्लेन खुद उड़ाते हैं। 2018 में 26 जनवरी को भारत ने ब्रुनई के किंग को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। ये देखिए, आए थे भाई साहब, ब्रुनई से दिल्ली तक अपना प्लेन खुद उड़ाकर लाए थे। इनके पास प्राइवेट जेट में, बोइंग में आप कह लीजिए कि 767 प्लेन है। इसके अलावा एयरबस A340 भी है। इसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए है। हाँ, अब चला है सही ग्राफिक्स। मुझे लग रहा है ग्राफिक्स आर्टिस्ट भी देखा होगा कि इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, उसका हाथ इधर से उधर हो गया। खैर, तो मैं बता रहा था कि इनके पास प्राइवेट जेट में बोइंग 747 और बोइंग 767 प्लेन है। इसके अलावा एयरबस A340 भी है। इसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए है। इसके रेनोवेशन पर खर्च 1000 करोड़ रुपए का आता है। किंग के शौक का लेवल देख रहे हैं आप। इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का तो का प्लेन खरीदा है, जिस पे रेनोवेशन पे 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। दरअसल किंग ने अपने प्राइवेट प्लेन में सोने का पानी चढ़ाया है। इसमें किंग के बेडरूम और दफ्तर की वॉल भी गोल्डन फिनिशिंग की गई है। इस जहाज में सोने का वॉश बेसिन है, आलीशान गोल्ड प्लेटेड विंडो है। इसके अलावा जहाज के फ्लोर पर सोने के तारों वाली कालीन बिछाई गई। मुझे लगता है भाई का बस चले तो ये पानी भी सोने के पानी से नहाए। अब आपको ब्रुनई के किंग की इस रईसी की वजह बता देता हूं। दरअसल किंग हसनल बोल्किया की कमाई का सबसे बड़ा जरिया ऑयल रिजर्व और नेचुरल गैस है। ब्रुनई में तेल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। इस किंग की कुल संपत्ति 2,52,000 करोड़ रुपए है और यहां तेल का रोजाना का उत्पादन 1,27,000 बैरल है। इसके अलावा गैस का रोजाना का प्रोडक्शन 2,43,000 बैरल है। ब्रुनई की हर साल तेल से 26,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। ब्रुनई के कुल एक्सपोर्ट में तेल और नेचुरल गैस का हिस्सा 80% है। इसके अलावा यहां की जीडीपी में 53% हिस्सा तेल और गैस का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रुनई पर कोई विदेशी कर्ज भी नहीं। अब इतने पैसे के बाद भी कर्ज ले रहे हैं तो फिर तो लानत ही है। साल 2022 में ब्रुनई ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को किया। आपको जानकर हैरानी यह भी होगी कि ब्रुनई एक छोटे से आइलैंड पर मौजूद देश है, जिसकी कुल आबादी 5 लाख के करीब है। इसलिए पीएम मोदी का पहली बार ब्रुनई जाना चीन को बहुत खटक रहा है। जबकि कूटनीति की दुनिया में पीएम मोदी के लिए कोई भी देश छोटा या मामूली नहीं है। समय आने पर छोटे से छोटा देश भी बड़ा काम आ सकता है। ब्रुनई में दरअसल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार है और इसलिए भारत ब्रुनई से हाइड्रोकार्बन का इंपोर्ट कर रहा है। भारत ने ब्रुनई के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में करीब 2,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आप देखिए कि एक तरफ भारत रूस और अरब देशों से तेल इंपोर्ट कर रहा है और अब इस लिस्ट में ब्रुनई का नाम भी है। इसके अलावा भारत ब्रुनई में भारत एक स्पेस स्टेशन खोलना चाहता है। दरअसल ब्रुनई की लोकेशन इक्वेटर के पास है। इक्वेटर वो लाइन है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। इक्वेटर से सैटेलाइट की लॉन्चिंग और मॉनिटरिंग बहुत आसान और सस्ती हो जाती है, क्योंकि इस लोकेशन से सैटेलाइट की लॉन्चिंग का सक्सेस रेट ज्यादा है और इसमें फ्यूल भी कम लगता है। इसके अलावा स्पेस से डेटा ट्रांसफर भी बहुत स्पीड से और बेहतर तरीके से हो जाता है। ऐसे में ब्रुनई भारत के लिए स्पेस कोऑपरेशन में फायदेमंद हो जाता है। इतना ही नहीं, भारत के साथ ब्रुनई और सिंगापुर के आने से चीन पर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्वाड को भी मजबूती मिलेगी। ब्रुनई और सिंगापुर 10 देशों वाले आसियान देशों के सदस्य हैं। ये सभी देश साउथ चाइना सी में आते हैं। अगर ये दोनों देश भारत के साथ होंगे तो चीन पर निगरानी और मजबूत हो सकती है।
यानी नरेंद्र मोदी अपने 7,000 गाड़ियों और सोने के महल वाले देश के पास नहीं गए, वो उस देश के पास गए हैं जिसकी दोस्ती भारत के बहुत काम आ सकती है। आपने चलते फिरते दिल का दौरा आने वाले वीडियो तो देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो है, जहां एक लड़के को डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर ही हार्ट अटैक आ गया। बेंच पर बैठा यह लड़का घबराहट होने पर डॉक्टर के पास आया था। डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बेंच पर बैठकर इंतजार कर रहा था कि अब उसका नंबर आएगा। बैठे बैठे ही लड़के को बेचैनी महसूस हुई और वहीं पर उसको हार्ट अटैक आ गया। लड़का बेंच से नीचे गिर गया, वहीं उसकी मौत हो गई और उसकी उम्र मात्र 24 साल की थी। अब बताइए, डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मौत हो गई है 24 साल के इस लड़के की।